Hello everyone, I welcome you to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the permeability, which is lecture L3 series part 1A। इसमें हम बात करने वाले हैं डार्सीज लॉ के बारे में, डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे परमेबिलिटी इफेक्ट होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है। तो आइए इन सबको जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, आई एम हेयर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और जैसे से एक टॉपिक ख़त्म होता है या चैप्टर ख़त्म होता है तो आप 25 ईयर्स ऑफ गेट, SCJE और ESE के क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करो, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। क्वेश्चन अराइज हो रहा है परमेबिलिटी से। तो परमेबिलिटी क्या है? तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी है और उसमें एक पॉइंट भी आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है जो कि आपको दिख रहा होगा। परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल। देखो, जब भी कोई कहेगा ना दिस मटेरियल इज परमिएबल, इट मीन्स उसके अंदर से जो वाटर है वो पोर्स के थ्रू पास कर सकता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कोई फिनोमिना नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल। जैसे सॉइल है, सॉइल के अंदर पोर्स हैं, उसके थ्रू वाटर पास कर सकता है, तो वो सॉइल कैसी हुई, परमिएबल हुई। ये बात अलग है कि सॉइल कितनी परमिएबल है, वो कितने अमाउंट में वाटर को पास होने देगी, ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे लेस परमिएबल या मोर परमिएबल। तो परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल। अब इसका एक एग्जांपल भी, जैसे ग्रेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा परमिएबल होते हैं, और सॉइल का जो एक पार्ट है क्ले, वो बहुत कम परमिएबल होता है। तो ये एक एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है हर एक टाइप के मटेरियल की, वॉइड्स के थ्रू पानी पास हो रहा है उसके लिए है। और आपके दिमाग में आना चाहिए इस छोटी सी डेफिनेशन के बाद कि इसका यूज़ क्या है, हम इसे पढ़ें क्यों सॉइल मैकेनिक्स में। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जैसे कि ये ग्राउंड है, अब यहाँ वाटर हुआ यानी कि रेन वाटर आया तो इनफिल्ट्रेट करके नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचने की कोशिश करेगा कुछ टाइम में। तो किस रेट से वो इनफिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा, उसके बारे में जानना हो तो क्या जानने की ज़रूरत है, परमेबिलिटी ऑफ दैट सॉइल। अगेन, अगर कोई ग्राउंड है वहाँ पे खेती हो रही है यानी कि क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, तो यहाँ पे फार्मर ने वाटर जो है वो अप्लाई कर दिया इन क्रॉप्स के ऊपर, तो ये कुछ इनफिल्ट्रेट करके सॉइल के अंदर जाएगा जिसमें रूट्स इसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, कुछ परकोलेट कर जाएगा, कुछ को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सॉइल कैसी है उसको समझना ज़रूरी है। सॉइल कैसी है उसको समझ लिया तो पता लग गया परमेबिलिटी कैसी हो सकती है। अगेन एक वेल हो गया, गाँव में तो अभी भी दिख जाते हैं ना कभी कभार वेल्स। अब इस वेल्स का पानी जो है नीचे चला गया, काफ़ी ज़्यादा निकालोगे तो कितने टाइम में पानी वापस भर के ऊपर आएगा, ये पता कैसे चलेगा, साइड से कैसी सॉइल है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वाटर जो टेबल थी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, तो ये वाटर यहाँ बह के सेंटर की तरफ जाएगा वेल के, और वेल में रिक्यूपरेशन होने लगेगा। तो सब चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है सॉइल से रिलेटेड कि भाई उसकी परमेबिलिटी क्या है ये पता चल जाए। इवन जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे कि डैम्स बना दिए हैं, डैम्स बना दिया है, एक साइड पानी में रिजर्वायर है, ये ग्राउंड लेवल है, तो वाटर जो है वो नीचे से सॉइल के थ्रू पास करेगा। अगर ज़्यादा परमेबल हुई तो वाटर दूसरी साइड आ जाएगा और फाउंडेशन जो है वीक हो सकती है, स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए बहुत ज़रूरी है परमेबिलिटी समझी जाए। अच्छा, अभी मैंने आपसे कह दिया कि ग्रेवल्स जो हैं मोस्टली परमेबल होते हैं और क्लेस जो हैं वो लेस परमेबल या लीस्ट परमेबल होती हैं। तो अभी तक मैंने जो लेक्चर पढ़ाया उनके बेसिस पे आपके पास कुछ लॉजिक डेवलप हो चुका है। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कि उस बेसिस के ऊपर
मैंने आपके लिए यहाँ आंसर डेवलप किया है, और साथ में हम जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो और भी आपको नया कंसेप्ट मिलता जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये कि क्लेज जो हैं वो परमिएबल इतनी क्यों नहीं है जैसे कि ग्रेवल्स हैं। तो इसका सबसे कहूँगा कि जो आंसर है बहुत ही टू द पॉइंट जो आंसर है वो मैंने लिखने की कोशिश की है कि अगर क्ले पार्टिकल को देखें वो बहुत छोटा होता है, ग्रेवल बहुत बड़ा होता है। जो भी चीज़ बड़ी होगी उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्रेवल्स के पास सरफेस एरिया कम होता है, क्ले के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से जो वाटर जिसके सरफेस से जाएगा ना वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, तेज़ी से एड्जॉर्ब होगा। और क्ले में चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं तो वो डाइपोल का थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बना सकती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेवल्स। तो इस वजह से वाटर जो है वो कम वे में वॉइड्स ऑफ क्ले के थ्रू फ्लो करेगा, बहुत ही कम। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर जो आप कहेंगे वो है एक तो सरफेस एरिया का ज़्यादा होना, और दूसरा मोर वाटर का अटैच हो जाना क्ले के सरफेस पे। तो ये वो पॉइंट्स है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसके बेसिस पे क्या आंसर बना। अब आओ ये देखते कि डार्सीज लॉ क्या है, बट यही ऑलमोस्ट आंसर है, कोई और अलग आपको नया कंसेप्ट नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू व्हाई क्लेज हैव लेस परमेबिलिटी एंड ग्रेवल्स हैव मोर परमेबिलिटी। अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज डार्सीज लॉ। तो किसी भी टाइप के लॉ या डेरिवेशन को समझने के लिए उससे पहले उसके अजम्पशन समझना ज़रूरी है। तो इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। पहला अजम्पशन जो डार्सी ने लिया वो ये था कि सॉइल जो है वो सेचूरेटेड है। दूसरा, जो फ्लो हो रहा है वॉइड्स ऑफ सॉइल के थ्रू वो कैसा है, लेमिनार है। लेमिनार ऑफ सॉइल के थ्रू कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलो, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी डार्सीज लॉ की बात हो। इसी के बाद इसने ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया लैब के अंदर, एक तरफ पानी भर लिया, फिर सॉइल के लेके एक कंटेनर में उसने पैक कर दिया और वाटर को यहाँ से पास होने दिया सॉइल के थ्रू, और उसने पाया कुछ टाइम बाद कि एक स्टैटिकनेस आ गई। मतलब यहाँ पे जो उसने पानी था उसकी हाइट को मेंटेन करके रखा, और यहाँ पे वो यहाँ के रुक गया, इसके ऊपर नहीं गया। तो ये हाइट थी h1, ये था हाइट h2। बेसिकली इन दोनों हाइट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस था, जिसको मैं यहाँ पे डेल्टा एच से डिनोट करूँगा, यहाँ दिया हुआ मैंने। तो यहाँ पे उसने सॉइल की एक छोटी सी वॉल्यूम ली है जिसकी लेंथ L ले रहे हैं, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप लोगे ये हो जाएगा A। तो आप देखते हैं ये जो हेड लॉस है वो डेल्टा एच है, लेंथ जो है वो L है। तो डार्सी ने क्या अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, उसने कहा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना थ्रू सॉइल वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट थ्रू सॉइल की। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी थ्रू सॉइल को v से डिनोट कर रहा हूँ, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हेड लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय लेंथ L। हेड लॉस है डेल्टा एच का, ये रहा इस लेंथ L में। तो ये डेल्टा एच जो हाइट का लॉस है डिवाइडेड बाय L, इसी को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह रहे हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट थ्रू सॉइल, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लॉस भी कह सकते हो। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच बाय L। अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू k डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय L इंटू कह रहा हूँ, ये इक्वल टू आ गया। अगर आप दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया इंटू वेलोसिटी इज डिस्चार्ज, और ये बन जाएगा, ये डेल्टा एच बाय एल को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो के आई ए। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसको कहते हैं डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्यू क्या बन गया, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऐसी इसकी यूनिट होगी। हम कह रहे हैं Q इज इक्वल्स टू ए आई ए। उसमें Q क्या है, वो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम है। V क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी है, जो कि किसमें मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड। आई मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं ए की। ये जो है स्पेसिफिकली मैंने लिखा है टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल।
यहाँ पे डार्सी ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसने माना जो एरिया ऑफ सॉइल ये है ना ए, इसको लेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार पीयूष, सॉइल के अंदर तो सॉलिड है बहुत सारे, उनके बीच में वॉइड है, इसको तो एरिया ऑफ वॉइड लेना चाहिए था। मैं कहूँगा बिल्कुल यार, एरिया ऑफ वॉइड लेना चाहिए था, वही रियल कंसेप्ट है। पर डार्सी अंकल जी की अपनी बुद्धि है और वो बहुत ही जीनियस आदमी है, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया है। उसका रीज़न मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। तो आप अभी के लिए समझिए, जब डार्सी ने ये लॉ लगाया और ये वैलिड है आज तक, सोचो ये 1865 के आसपास इसने निकाला था, आज तक यूज़ हो रहा है, वैलिडिटी की अभी भी कोई तोड़ नहीं पाया है। मतलब इट्स वन ऑफ द बेसिक फार्मूलाज एंड इट्स वेरी नियर टू रियलिस्टिक रिजल्ट। तो इसमें आपको लेना है टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि सॉलिड का एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉइड, दोनों को जोड़ के लेंगे। अब इसका रीज़न आपको नीचे समझाता हूँ। देखो, इसके लिए मैंने आपके लिए रखा है, मैंने आपको बताया था ना कि जो v है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी ली है, ना कि कोई सीपेज वेलोसिटी। एक्चुअली सीपेज वेलोसिटी क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सॉलिड हैं, उनके बीच में वॉइड्स हैं, इसके थ्रू जो वाटर बहेगा उसे कहेंगे सीपेज वाटर। अब वो किस स्पीड से बहेगा उसका नाम दे दिया है सीपेज स्पीड या फिर सीपेज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया। समझ गए? तो डार्सी ने क्या लिया था? टोटल एरिया लिया था अपने फॉर्मूला में, इसलिए उसकी जो v निकल के आ रही है वो क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे ही आपको समझ में आएगा, आप देखो Q उसने देखा मीटर क्यूब पर सेकंड पहुंच गया हमारे पास, वो किसके बराबर होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी के। एरिया क्या है? टोटल एरिया ले रहा हूँ, तो उसके साथ मैं v डिनोट करूँगा डिस्चार्ज वेलोसिटी। साथ में यही Q ही तो असलियत में एरिया ऑफ वॉइड्स के थ्रू जो वाटर है वो पास हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने छोटा जो एरिया ऑफ वॉइड है वो ले लिया। ऑब्वियसली जो स्पीड है वो अब मैं किससे डिनोट करूँगा? सीपेज वेलोसिटी। बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाया, तो मैंने उसको नाम दे दिया वी एस। तो अब एक काम करो, सीपेज वेलोसिटी क्या होगी? सीपेज वेलोसिटी इन दोनों का रेशियो हो जाएगी, तो ए टोटल बाय ए वॉइड इंटू डिस्चार्ज वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करें, ये ए टोटल को नीचे ले जाओ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो और लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्या बन गया? टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम। और ये क्या होता था? जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम, पोरोसिटी, जिसको एन से डिनोट करते थे। देखो, सीपेज वेलोसिटी इज डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ये भी निकल के आ गया। कई बार देखो छोटे, मैं कहता हूँ ना मैं डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, बट एक दो लाइन का कोई डेरिवेशन हो ना, उसमें कंसेप्ट छुपा होगा, मैं ज़रूर करवाता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है यार, आपने पहले टोटल एरिया ले लिया और बाद में वॉइड का ले लिया। अगर मैं ये टोटल एरिया ले रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे रहा हूँ खुद को। अब सोचो कैसे, एक बार को सोचो ग्रेवल्स, और एक बार को लो क्ले तो बहुत नहीं यूज़ कर पाएंगे डायरेक्टली, पर से सिल्ट। एक तरफ ग्रेवल्स है, एक तरफ सिल्ट है। ग्रेवल्स हैं बड़े बड़े, आपने उसमें उतना एरिया लिया, सिल्ट्स हैं उससे थोड़ा छोटे, ज़्यादा हो गए। इन दोनों की जब आप वॉइड्स में आपको निकालने को बोलूँगा, बेटा एरिया ऑफ वॉइड बताना, आप क्या बोलोगे? सर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सर, पता नहीं, या कोई ऐसी कोई फॉर्मूला निकल चुका है तो वो बताओ सर। एक्चुअल में एरिया ऑफ वॉइड ऑफ सॉइल निकालना इतना आसान नहीं है। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार ये तो निकाल सकते हैं, ये वॉइड रेशियो है। एरिया ऑफ वॉइड निकालना अपने आप में बहुत ही मैं कहूँगा इनएक्यूरेट बिहेवियर होगा। इसलिए डार्सी ने अपनी अकल लगाई, उसने कहा कि यार ठीक है, मैं टोटल एरिया ले लूँगा ना, तो इसके अंदर वॉइड अपने आप मिल जाएंगे और उसके थ्रू क्यू मैं डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि जो के लगाया है ना इसने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए अलग अलग होता चला जाएगा। ये उसने अकल लड़ा दी कि हाँ चलो टोटल एरिया ले लूँगा सॉइल का, आई हो तो जो भी एक्सपेरिमेंट से निकल के आएगा ये है ही। साथ में जो के है ना, ये अपने आप मेरे को बता देगा किस टाइप की सॉइल है। अगर सपोज करो सिल्ट होती तो के कम हो जाएगा, और यही अगर ग्रेवल्स हो जाए ये अपने आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल वैलिडिटी ऑफ
डार्सीज लॉ की। जैसे मैंने आपको बोला कि यार ऐसे वर्ड्स थे, ऐसे बहुत लोग आए जिनको लगा यार ये डार्सी जो है ये सही काम नहीं करके गया है, तो एलन हेजन, प्रिंस और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने पाया कि डार्सीज लॉ इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी मच नियर टू द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ परमेबिलिटी। सोचो कितना महान साइंटिस्ट है जिसने टोटल एरिया लेके भी बच्चों की इतनी बड़ी मुसीबत कम कर दी कि एक तरफ तो सोचो बड़े सॉलिड्स वाली सॉइल हो और एक बार पतली छोटे सॉलिड्स वाली सॉइल हो, तो अपने को ये नहीं देखना है कि एरिया वॉइड्स कैसे निकलेंगे, क्या है, बस अपन तो टोटल एरिया लेंगे, हो गया काम। मतलब कितना आसान हो जाता है उससे एक्सपेरिमेंट करना। तो इन लोगों ने, जैसे एलन हेजन, प्रिंस, इन सब ने एक चीज़ पाई कि जो लीनियर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी मानी थी ना, यहाँ पे अब आपको बताया था मैंने, h1 था और यहाँ h2 हो गया था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा h है, ठीक है। सो वो जो था वो ऑलमोस्ट पाया गया कि जो नेचुरल सॉइल है ना उसके थ्रू भी वो ऑलमोस्ट लीनियर बना रहता है, और जो डार्सीज लॉ है जो उसने इक्वेशन बना के दी Q इज इक्वल्स टू के आई ए की, वो टोटली वैलिड है, उसमें कोई कमी नहीं है और कोई गलती नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो सोर्स है मेरा वो है NPTEL का। आप हमेशा कुछ भी पढ़ते हो और कोई कन्फ्यूजन होता है ना आपको, तो मैं आपको साफ बोलता हूँ NPTEL खोला करो। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और वेल एक्सेप्टेड है ऑल द कोर्सेज। आपको स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना उसमें कुछ लिखा है, और सपोज़ करो आप गेट का कोई क्वेश्चन है, SSC JEE या इंजीनियरिंग सर्विस में तो अलाउ नहीं करते, किसी भी PSU के पेपर या गेट में बोलते हैं कि आप क्वेश्चन चैलेंज करो, तो आप उनको बोलोगे ना मैंने ये जो चीज़ उठाई है ये यहाँ से उठाई है, तो वो सोर्स देखते हैं आपका। उस सोर्स में अगर आप NPTEL लिखोगे तो वो देखेंगे हाँ क्योंकि दिस इज़ वेल एक्सेप्टेड। और अगर आप कोई बुक लिखोगे हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है रिजेक्ट कर दें। तो कई चीज़ें जैसे कि IS कोड हो गया, IRC हो गए हाईवेज के केस में, ठीक है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है। एंड साथ साथ में NPTEL के रेफरेंस भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं NPTEL के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ग्रेवल्स का लगभग 1 बताया इसने सेंटीमीटर पर सेकंड में परमेबिलिटी कांस्टेंट, और कोर्स सैंड का देखो, फिर मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले का देख लो कितना कम हो गया, 10⁻⁻7 के आसपास है। वहीं फाइन सैंड का देखो 10⁻2 से ज़्यादा है, और ग्रेवल का 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यानी कि के की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? क्ले का, बताया था ना अभी। तो ये था कि डार्सीज लॉ क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसका जो अजम्पशन है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ऐसे दे देते हैं कि सॉइल जो है वो पार्शियली सेचुरेटेड है या फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है, तब डार्सीज लॉ एप्लीकेबल नहीं हो। सीधा वहाँ पे जाना डार्सीज लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल या आंसर डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ अबव, ऐसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। परमेबिलिटी समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो परमेबिलिटी को अफेक्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक बड़ी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है। ऑब्वियसली मैं इसके डेरिवेशन दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कहाँ से आई, कैसे कंपेयर किया, उसको बस मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ एक बार, वो किसी स्टैंडर्ड बुक में या NPTEL पे देख सकता है। NPTEL पे शायद ही मिले बट बुक्स में ज़रूर मिल जाएगी, कि पॉइसलीज लॉ और डार्सीज जो लॉ था उन दोनों को कंपेयर किया गया, और फिर उससे जो ये के था ना एक साइड लेके बाकी सारी चीज़ें एक साइड कर दी गई, तो ये निकल के आया। तो ये क्या है इक्वेशन, वो याद कर लो। इससे आपके सारे जो फैक्टर्स हैं ना अफेक्टिंग परमेबिलिटी एक बार में ही कम पूरे हो जाएंगे अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो देखो इसमें क्या है, k इज इक्वल्स टू d10 स्क्वायर गामा w बाय म्यू ई क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू अ कॉन्स्टेंट c। अब k क्या है, ये तो परमेबिलिटी कॉन्स्टेंट है जैसे कि आपको पता है। d10 क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, d10 d60 d30 क्या था, वो बोलते थे ना कि परसेंटेज फाइनर देन दिस साइज, और d10 का क्या कहते थे हम, इफेक्टिव साइज। तो d10 क्या है, इफेक्टिव साइज है। गामा w क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट्स इट गामा w। म्यू क्या है, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, जो फ्लो करने वाला है,
थ्रू वॉइड्स, ठीक है। C इज अ कांस्टेंट एंड E रिप्रेजेंट्स द वॉइड रेशियो। अब कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से परमेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एक एक करके उठाओ, इनमें एक एक चीज़ को उठाते जाओ, बाकी सबको कांस्टेंट मानो और एक एक पोर्शन को उठा लो। जैसे D10 है, इसको मैं ले लूँगा और इन सबको मान लो कि कांस्टेंट जैसा है, K तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, से कैपिटल G, जो वॉट एवर यू लाइक, तो मैं आई एम यूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, सो K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि साइज़ का और शेप का कहीं ना कहीं परमेबिलिटी पर इफेक्ट है। बाकी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। तो शेप और साइज़ का क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर शेप और साइज़ चेंज होगी परमेबिलिटी भी चेंज होगी, और उस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे भी दे सकते हैं कि सपोज करो सॉइल है जिसके सारे पैरामीटर सेम है, पहले इसके जो इफ़ेक्टिव साइज़ था से वो 10 था, बाद में इफ़ेक्टिव साइज़ जो है वो 20 हो गया, तो बताओ कितना हुआ नया परमेबिलिटी। तो उस केस में आप क्या करोगे, K1 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड K2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो क्या चेंज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अब हम उठाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पोर फ्लूइड। अगर आप लॉजिकली इसमें देखो तो E/1 प्लस E और ये D, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, सॉइल की। फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जो रेशियो है ना गामा डब्ल्यू बाई म्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड की प्रॉपर्टी। तो आ गए यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, तो K इज प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू बाई म्यू। अब आप सोच सकते हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाएगी, है कि नहीं। और जो गामा डब्ल्यू है ये भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट मच चेंज, बहुत मतलब जरा सा होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 0 से और 100 की बात कर रहा हूँ मैं, आप भी समझते हो कि जब भी सॉइल और वाटर के टेम्परेचर की बात होगी तो 18-20 पे होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा 25 पे चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा। तो इन दोनों के जो ये वेरिएशन है ना 18-20 से 28-30 तक, इसके अंदर जो यूनिट वेट है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है वाटर टेम्परेचर से, बट डायनेमिक विस्कोसिटी में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कैसा है, एक जैसा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ। तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से आप कह सकते हो म्यू। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, म्यू कम हो गया, क्या बढ़ गया, समझ गए ना, परमेबिलिटी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वॉइड रेशियो की। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पे E³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस E कर दिया है। अब आप सोचोगे सर बढ़ रहा है घट रहा है क्या करूँ, दोनों में ही एक जैसा है। तो क्या है कि इस कंसेप्ट को तुम E³ बाई 1 प्लस E की तरह देखने की बजाय इसको देखो E स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर लोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के नहीं कर पाओगे ना। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक ग्राफ दिया, उन्होंने कहा E³ बाई 1 प्लस E का जो वॉइड फंक्शन रेशियो और K के रिस्पेक्ट में ग्राफ है वो ऐसा है, और उसके बहुत ही नियर में E स्क्वायर का ग्राफ है। एज ए स्टूडेंट हमको पता है कि बहुत हाई फाई कुछ नहीं पूछा जाएगा, हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अभी यहाँ रिसर्च वाला काम तो हो नहीं रहा है, तो क्या कंसेप्ट है कि जो K है, जो परमेबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो के, यानी कि आप वॉइड रेशियो के स्क्वायर के। तो अगर आप वॉइड रेशियो के चेंजेस दे दोगे या कर दोगे किसी भी वे में, तो परमेबिलिटी में भी चेंज होगा। अगर आप वॉइड रेशियो को इंक्रीज करोगे तो परमेबिलिटी भी बढ़ेगी। वो कैसे देखने पा रहे हो, वो जब K को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर के फॉर्म में देखोगे। बट रियलिस्टिकली जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे क्या, ऐसे, बट आप उसको देखोगे कैसे, K इज़ प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। आपके समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है। और देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ सैचुरेशन एंड एयर बबल। एक वेल सैचुरेटेड सॉइल में, यही ग्राउंड लेवल है, इसके अंदर जितने भी सॉलिड्स होंगे ये पानी होगा इन सब के बीच में, ये वेल सैचुरेटेड है, जो एड्जॉर्ब होना था पानी इनके ऊपर एड्जॉर्ब हो चुका है, को बहना है पानी को, पोर फ्लूइड को, वो आराम से फ्लो करेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, परमेबिलिटी बनी रहेगी। बट अगर जो लेस सेचुरेटेड है, यानी कि पार्शली सेचुरेटेड सॉइल ले लो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, प्यासे होंगे। जैसे ही पानी मिलेगा सबसे पहले पानी को एड्जॉर्ब करेंगे अपने सरफेस,
ये कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं। एड्जॉर्ब करेंगे तो फ्लो के लिए वाटर लेस अवेलेबल हुआ, तो परमेबिलिटी कैसी हो गई, कम हो गई। तो लेस सैचुरेटेड सॉइल हैज़ मोर वाटर एड्जॉर्प्शन टेंडेंसीज, जिसकी वजह से परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा अब बताओ एयर बबल, अगर एयर बबल कहीं भी आ जाता है तो वाटर उसकी जो वॉल्यूम है वॉइड की, यहाँ पे ये देखो ये वॉइड, ये सॉलिड्स हैं, इसके बीच में वॉइड है, इसके बीच में एक एयर बबल फंसा दो, तो पहले जो वॉल्यूम मिल रहा था वाटर को फ्लो करने का वो कम हो गया कि नहीं एयर बबल की वजह से। तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर एयर इंट्रैप हो जाती है सॉइल के अंदर। तो ये दोनों कंसेप्ट अब आप, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और पोर्शन है एड्जॉर्ब वाटर, तो मैं समझा ही चुका हूँ, अगर प्यासा होगा तो एड्जॉर्ब वाटर उसको मिल जाएगा, तो वो पहले उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कराएगा वहाँ पे, फिर उसके बाद जो बचा कुचा वाटर है वो फ्लो करेगा। तो एड्जॉर्ब वाटर कैन नॉट मूव, ये आपको पता ही है, वो बिल्कुल चिपका रहता है, और 2 लेयर होती हैं ऐसे जो बिल्कुल चिपकी रहेंगी सॉलिड के पार्टिकल के साथ, ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती हैं, जिनकी वजह से जो हम सोच रहे थे उससे कम वॉल्यूम हमारे पास फ्लो के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये एड्जॉर्ब वाटर का इफेक्ट है। मैंने यही लिखा है एड्जॉर्ब वाटर कैन नॉट मूव हैंस इट रिड्यूसेस द पोर स्पेस। एक और पोर्शन है ऑर्गेनिक मैटर का इफेक्ट। जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो बिल्कुल एयर बबल की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक मैटर दे दे बीच में, ये सब सॉलिड्स हैं, तो ये फंस गया है, इंट्रैप हो गया है या को वहीं फंसा रह गया है। अब इस वाटर का जो वॉल्यूम था उसको कैसा कर देगा, ये इंटरप्ट कर देगा, कम कर देगा, तो परमेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट होने से ही परमेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चलो अब एक और कंसेप्ट देख लेते हैं जो लास्ट है, इसके बाद हम जो बी पार्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे बचे कुछ पार्ट्स को। तो ये है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का कंसेप्ट। अब भाई ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है, देखो जो परमेबिलिटी की जब मैंने बात की थी ना, वहाँ आपसे कहा था D10² गामा W बाई म्यू E क्यूब बाई 1+E टू C, है ना। इन सब के अंदर जो पोर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, गामा W बाई म्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, करेक्ट। सो इन्होंने कहा साइंटिस्टों ने, यार एक काम करो, एक ऐसी परमेबिलिटी को डिफाइन करो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड ना हो। तो इन्होंने क्या कर लड़ाई, इन्होंने कहा परमेबिलिटी उठाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो म्यू बाय गामा डब्ल्यू से। तो मैथमेटिकली हमने जो कि क्या था, D10² इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू इंटू E क्यूब बाई 1+E इंटू C, ठीक है, ये था। अब इसी को म्यू बाय गामा डब्ल्यू से कर देंगे तो कैंसिल हो गया, तो बची क्या, सिर्फ सॉइल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो इसी वाली चीज़ को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो वर्ड आ जाए ना कभी परमेबिलिटी की जगह एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, तो समझ जाना ये कहना चाहता है ये परमेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग थ्रू वॉइड, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट से छुट्टी मिल चुकी है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, डायमेंशन बता दो। अब इसका डायमेंशन तो निकाल सकते हो ना यार, के का क्या है, मीटर पर सेकंड होता है, म्यू क्या है, वो न्यू अपन ने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, टाउ इज म्यू टाइम्स dv ओवर dy, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो इसका क्या होगा, म्यू का था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर नहीं रटा है तो ये बताने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया था, और ये सॉल्व कर लेना इस पोर्शन को, तो इट बिकम्स लाइक दिस। ये ऊपर म्यू था इसको लिख दिया, और ये न्यूटन पर मीटर क्यूब था ना, तो मीटर के ऊपर वजह सॉल्व करोगे इट बिकम्स मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इट्स जस्ट फॉर डेफिनेशन, इसका कोई बहुत भारी यूज़ नहीं है कैलकुलेशन में। तो गाइस मेरी साइड से अभी 1A के अंदर ये काफ़ी है, अपन 1B में और बचे कुछ कंसेप्ट देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। So before leaving, if you haven't subscribed the Civil Spotlight, please subscribe it, share it with your friends, और लाइक तो कर दो, आपके लाइक करने से ही तो कोई सर्च करेगा YouTube पे तो ये वीडियो ऊपर उठ के आएगा। और शेयर तो करते ही रहो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपको भी ऑसम कंटेंट मिले और आपके दोस्तों को भी। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।